हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं 6 क्लास हिस्ट्री का 10वां अध्याय नए साम्राज्य और राज्य। ये इसका पहला पार्ट है और इसके आगे का जो पूरा लेसन है वो भी इसके अगले पार्टों में कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो इस पेज नंबर 103 में जो लिखा है वो है अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि शाही वेशभूषा, मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया होगा कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वो? अरविंद सोचने लगा। तो एक भूमिका है कि आखिर एक राजा, जो अलग अलग राजा हैं उन्हें कितने तरह की वो उनके अलग अलग शौक हो सकते हैं, अलग अलग वो चीज़ें करते थे। तो वो बच्चा जो उस पर्टिकुलर राजा की भूमिका निभाने वाला था उसे ये सब चीज़ें करनी थी। तो अब देखते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? प्रशस्ति होता है किसी की प्रशंसा। तो जितनी भी प्रशस्तियाँ होती हैं उसमें किसी की प्रशंसा की गई होती है, ठीक है। तो ये समझकर हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल अरविंद जो था, जो ये जिस बच्चे की बात की जा रही है, वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो ऊपर जितनी भी चीज़ें थी वो समुद्रगुप्त की। तो हम देखते हैं कि ये समुद्रगुप्त के बारे में बात की जा रही है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यानी एक उनकी प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में कवि हरिशेन ने एक पूरी पोम लिखी है, कविता लिखी है, ठीक है। कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं इसे, इसका मतलब है इलाहाबाद में है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से इनकी भी प्रशस्ति यानी प्रशंसा में, उस राजा की प्रशंसा में वो बातें लिखी होती थी वहाँ के कवियों ने, जो भी उनके दरबार में होते थे, ठीक है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व बढ़ गया। किनका? प्रशस्तियों का, प्रशस्तियाँ बनवाने का। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है आखिर क्या चीज़ है? आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया जा रहा है। तो ये देखते हैं दूसरे पेज में क्या कहा गया है। ये प्रशस्ति है, ये जो आप ऑरेंज कलर के बॉक्स में देख रहे हैं, इसमें कहा गया है योद्धा समुद्रगुप्त। तो प्रशंसा है, यानी उस राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाएंगी, मतलब जो उनकी खूबियां हैं वो भी, और उनकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ देखिए, जिसका शरीर युद्ध के मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो वो ऐसा योद्धा समुद्रगुप्त है, हमारे राजा समुद्रगुप्त। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार का युद्ध लड़ते थे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है कि भाई उस वक्त युद्ध में किस तरह की चीज़ें होती थी, क्या क्या हथियार यूज़ होते थे, ये सब हमें इस चीज़ के बारे में बताता है। और देखते हैं, ये देखिए, वीणा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो इस तरह से उन उस समय के सिक्कों से, इन प्रशस्तियों से, ये सब जो हमारे इतिहास के स्रोत जो आपने पहले भी देखे होंगे, तो इन सब से हमें पता चलता है कि उस वक्त का राजा जिसकी बात हो रही है उनमें क्या क्या गुण थे। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 यहाँ देखें अगर हम, तो पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु से देखें उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए, हरे रंग का है कन्नौज वाला ये एरिया, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, ये सब है। और ये है गुलाबी वाला, ठीक है, या बैगनी कह लीजिए आप इन्हें। तो ये भी दिखाई देता है। तो ये क्या बता रहा है, ये देखते हैं। तो मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। तो इस एरिया, ये एरिया भी समुद्रगुप्त का है। यहाँ के 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। और फिर देखते हैं, इसके दक्षिणापथ के 12, इसके बाद जो आते हैं वो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन समुद्रगुप्त ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके उस ऊपर राज नहीं करना, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें हराकर ये बता दिया कि वो उनसे ताकतवर हैं। तीसरा है, ये देखिए, जो ये दक्षिणापथ के हैं ये लाल बिंदु, ये एरिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा जो है वो बैगनी रंग से रंगा गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, इसमें असम, तटीय, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गणराज्य संघ
आते थे। अध्याय 5 में भी इसका जिक्र है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये वाला जो बैगनी एरिया है इधर, तो यहाँ के जो हैं ये भी समुद्रगुप्त के ही एक तरह से काफ़ी मुरीद थे, उनके बहुत ही बड़े प्रशंसक थे और उनसे कभी बिगाड़ के नहीं रखते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं चौथा। बाह्य इलाके के शासक हैं, ये नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के हैं। इसमें श्रीलंका के शासक भी हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो ये जो नीले रंग के हैं ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इसमें भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं इन्होंने भी उस वक्त समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करके उसके साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए और इनमें से कईयों ने वैवाहिक संबंध से भी उस संबंध को और ज़्यादा मजबूत किया। अपनी पुत्रियों का विवाह करके अपने ख़ानदान में से उनको पुत्रियां विवाहित करके उन समुद्रगुप्त के साथ मतलब बना के रखी। ठीक है, मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम जो था और अब फिर से प्रयाग ही है। उज्जैन है, पाटलिपुत्र, पटना को ढूंढिए आप। ठीक है, ये है प्रयाग, उज्जैन और पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, ये हैं। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? ये आपके पाठगत क्वेश्चन है जिसे जो आपको पाठ को और अच्छे से समझने में सहायक होंगे। फिलहाल हम पाठ को ही देखेंगे। अब हम आते हैं वंशावलियाँ। वंशावली यानी जो आपके वंश में जितने भी मुख्य मुख्य जो शासक हुए हैं या लोग हुए हैं उनके बारे में वंशावली हमें बताती है कि किसका बेटा कौन है, कि उसका बेटा कौन है, ये सब पूरा उनके बारे में हमें बताता है। तो चलिए देखते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, अब प्रपितामह होते हैं परदादा के भी दादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी थी, लिच्छवी गण की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। किनके? समुद्रगुप्त की बात हो रही है, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। ठीक है, तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण करी। चंद्रगुप्त जो थे वो पहले शासक थे गुप्त वंश के, इन्होंने भी यह उपाधि धारण करी। कौन सी? महाराजा धीराज की, और समुद्रगुप्त ने भी। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, इन उपाधियों के महत्व के हिसाब से इन्हें सजाइए, राजा, महाराजा, अधिराज और महाराजा। तो ये आपके पाठगत प्रश्न है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, देखिए इनके पिताजी का नाम भी चंद्रगुप्त था लेकिन जो इनके पुत्र हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, की वंशावली जो है इनसे भी इनकी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों, सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को भी परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है वो विद्वानों से भरा है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उनके दरबार में थे। उनके विषय में और जानकारी हमें अध्याय 11 में मिलेगी। तो आज इस भाग 1 में इतना ही। आगे का पाठ हम भाग 2 और भाग 3 में कवर करेंगे।